आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि ये टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन गया है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। टॉपिक है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा क्या होता है। यानी कि जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, यही हम लोगों का टॉपिक है और यही हमारा क्वेश्चन भी बन गया है। तो इसके आंसर को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ना, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ सडन अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इन्वायरमेंट। यानी कि इस इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसके प्रति यदि हम लोग बहुत ही यानी कि अचानक रिस्पॉन्स करते हैं या फिर बिना सोचे, यानी कि अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया, बिना सोचे समझे यदि रिएक्ट करते हैं या फिर ऑटोमेटिक अपने आप हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है वो मूवमेंट जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जो एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, पिछले वाले क्लास में भी हमने एग्जाम्पल वो लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि यदि गलती से आप एक बहुत ही हॉट प्लेट को छू लेते हैं तो आप क्या हाथ को बहुत ही धीरे धीरे वहाँ से हटाते हैं? नहीं, बहुत ही तेज़ी से हटाते हैं। इसका मतलब इतने तेज़ी से आप हटाते हैं कि वो हमारा क्या हो गया, सडन हो गया। सडन का मतलब क्या, बहुत तेज़ी से आप हटाते हैं। अनकॉन्शियस मतलब कि बिना सोचे समझे आप तुरंत हटा लेते हैं और ऑटोमेटिक तरीके से लगता है कि वो अपने आप हो रहा है ना। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो रिफ्लेक्स एक्शन का सिंपल सा मतलब होता है वो एक्शन जो कि हम बिना सोचे समझे, बिना अपना ब्रेन का इस्तेमाल किए ऐसा लगता है कि वो अपने आप हो रहा है, वही हमारा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली में होता क्या है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर टचिंग अ हॉट प्लेट। यदि हम लोग एक गर्म प्लेट को छूते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि हम लोग अपना हाथ बहुत ही तेज़ी से बिना सोचे समझे हटा लेते हैं। उसी प्रकार से कॉफिंग का मतलब क्या, जब हम लोग खांसते हैं एक तरीके से, तो जब हम लोग खांसते हैं तो क्या खांसी हम लोगों का धीरे धीरे होता है? नहीं, वो तो अचानक होता है। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार से ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मतलब कि आपके आँख के आगे ना बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से आँख के आगे आपका लाइट आ गया, तो आप क्या करते हो, अपने आप को ब्लिंक करते हो, मतलब कि अपना आँख आप बंद कर लेते हो। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। उसी प्रकार से स्नीजिंग, छींकना भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता। ये जो भी काम होता है वो अचानक होता है, बहुत ही तेज़ी में और बहुत ही जल्दी होता है। ऐसा होता है ना, लगता है कि अपने आप हो रहा है ये। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आगे बढ़ते हैं फिर। वैन दी सेंस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया हमारा, इसमें पांचों हो सकते हैं, आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन। तो वैन दी सेंस ऑर्गन in our body is affected, it sends the message to the brain or spinal cord in the form of electrical impulse through the sensory neuron। अब देखिए, इसका ना एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम का सहारा लेंगे, और ये डायग्राम आपके बुक में भी है। यदि यहाँ पे आपको साफ ना दिखे, छोटा दिखे, तो आप ये डायग्राम अपने बुक को खोल के देख सकते हैं। देखिए, इसमें कहा यह गया है कि जब भी कोई भी चीज़ टच करते हैं ना, एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ है, जब हम लोग उसको टच करते हैं या फिर हमारा ऑर्गन उसको सेंस करता है, उसको फील करता है, तो वो मैसेज हमारा कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन तक उस मैसेज को पहुँचाने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है। ठीक है, और इस सेंसरी न्यूरॉन का मतलब हो गया कि ये भी अपने आप में हमारा क्या है कि नर्व सेल है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि जो भी चीज़ हम लोग एनवायरनमेंट में फील करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, हालांकि इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया वो भी देख लीजिए आप। द नर्व्स विच कैरी मैसेज, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। यानी कि जब हमारा नर्व हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से मैसेज को कैरी करके ब्रेन तक पहुंचा दे, उसी नर्व को हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या फिर सेंसरी नर्व भी आप इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन एनालाइजेस दिस मैसेज एंड डिसाइड्स द एक्शन टू बी टेकन। और उस मैसेज को ब्रेन हमारा एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके प्रति क्या एक्शन लेना है ये हमारा ब्रेन उसको
तुरंत वापस कर देता है। मतलब कि हाँ भाई तुमको ना गर्मी लग रहा है, यानी कि प्लेट आपने टच किया वो हॉट है, उसको तुरंत हाथ वहाँ से हटाओ। तो ये मैसेज हमारा कौन लेके आता है, अब वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। द ब्रेन then sends out instruction to the muscles of the concerned body part for taking necessary action through motor neurons। अब देखो कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक लेके जाने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का, और ब्रेन से क्या एक्शन लेना है ये मैसेज लेकर ब्रेन से हमारे मसल तक आने का काम होता है मोटर न्यूरॉन का। वो मोटर न्यूरॉन भी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इसका प्रॉपर डेफिनेशन। द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट फॉर एक्शन आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। यानी कि जब हमारा मैसेज ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मसल में आए एक्शन को करवाने के लिए, वो हमारा मैसेज लेके आने का काम होता है मोटर न्यूरॉन का, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग, एक लाइन और है उसके बारे में हम लोग एक बार पूरा इसका डिस्कस कर लेंगे। द कंसर्न बॉडी पार्ट देन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा वो बॉडी पार्ट जो कि टच किया था किसी चीज़ को, जो सेंस किया था, वो उसी प्रकार से रिएक्ट करता है जो हमारा ब्रेन उसको मैसेज भेजता है। अब एक्चुअली में यहाँ पे ना होता क्या है, अब आप इसको एक बार पूरा डायग्राम के थ्रू समझो। देखो डायग्राम में यहाँ पे एक नीचे हॉट एक सस्पेन दिया गया है, आप इसको प्लेट समझ लो। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये हमारा प्लेट है, आप समझ लीजिए ये प्लेट हमारा बहुत गर्म है, ठीक है। और चूंकि हम लोग इसको अपने हाथ से टच कर रहे हैं, तो बताइए हाथ से टच कर रहे हैं तो इसमें हमारा कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, थिग्मो। थिग्मो का मतलब थिग्मो रिसेप्टर, याद कीजिए हमने पढ़ाया था कि जब हमारे स्किन में जो रिसेप्टर है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसका नाम है थिग्मो रिसेप्टर। तो ये हमारा हॉट है, इस मैसेज को रिसीव किसने किया, थिग्मो रिसेप्टर ने रिसीव किया। थिग्मो रिसेप्टर से वो मैसेज किसके पास गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया। सेंसरी न्यूरॉन से वो मैसेज हमारा कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन के पास। अब देखो हर मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता है, कुछ कुछ मैसेज जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के पास ही रह जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब हो गया हमारा जो ब्रेन है उससे जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो कुछ कुछ मैसेज हमारा ब्रेन के पास भी जाता है, कुछ कुछ मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है। अब कौन सा मैसेज ब्रेन के पास जाएगा और कौन सा मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, ये भी हम लोग अपने अभी तुरंत बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे समझिए क्या समझा रहे थे। जैसे यहाँ पे हमारा प्लेट ना बहुत ही गर्म था, इसको सेंस किसने किया, स्किन ने, और स्किन में हमारा क्या प्रेजेंट है, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। उस थिग्मो रिसेप्टर ने मैसेज को रिसीव किया कि हाँ भाई ये प्लेट कैसा है, गर्म है, ठीक है। और वो थिग्मो रिसेप्टर हमारा मैसेज किसको कैरी कर दिया, किसको फॉरवर्ड कर दिया, सेंसरी न्यूरॉन को। और ये सेंसरी न्यूरॉन हमारा हाथ से ऐसे जाएगा होते 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 उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन, दोनों में से किसी एक के पास उस मैसेज को दे देगा। और मैसेज उसमें और फिर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि आखिर ये जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आया है ये क्या मैसेज है, उसको वो इंटरप्रेट करेगा, उसको अपने तरीके से समझेगा, और जो एक्शन लेना है वो एक्शन किसके थ्रू वो भेजेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा कि हाँ भाई वो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन हम तुमको भेज रहे हैं। अब देखो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मैसेज आ रहा है, कौन लेके आने का काम कर रहा है, मोटर न्यूरॉन कर रहा है। और वो मोटर न्यूरॉन मैसेज किसको दे देगा, इफेक्टर को दे देगा। मतलब कि इफेक्टर हमारे बॉडी मसल्स में एक वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा मैसेज आएगा ब्रेन के पास से, वहाँ पे वो मैसेज रुक जाएगा और वहीं से हमारा स्किन क्या करेगा, समझ जाएगा कि अच्छा ब्रेन बोल रहा है कि ये गर्म है इसलिए इसको जल्दी हटाओ, तो हम लोग हाथ क्या कर लेंगे, अपना हटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप ध्यान से अपने डायग्राम को देखेंगे तो ये हमारा जो मैसेज जा रहा है वो तो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, और जो मैसेज लेके आ रहा है ब्रेन से वो हमारा मोटर न्यूरॉन हो गया। इन दोनों के बीच में ना एक छोटा सा रास्ता है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते को हम लोग कहते हैं रिले न्यूरॉन। अच्छा यहाँ पे ना एनसीईआरटी बुक में रिले न्यूरॉन के बारे में उतना डीपली डिस्कस नहीं किया गया है, तो जब भी आपसे अब रिले न्यूरॉन के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे, रिले न्यूरॉन करता कुछ नहीं है, बस रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के बीच में एक पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक बेसिकली एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब इसको हम लोग एक बार पूरा समझ लेते हैं, एक बार में समराइज करके। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ ना पढ़ने से ज़्यादा आपको समझने में आना चाहिए। मतलब कि जो बुक में लिखा गया है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, नोट्स में जो लिखा गया वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम को देख के पूरा पॉइंट याद करने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा ये हॉट, अच्छा बताइए, ये प्लेट हमारा हॉट है, तो यहाँ पे हमारा स्टिमुली कौन हुआ, प्लेट या हाथ? प्लेट हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो घटना घट रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुली। तो यहाँ पे हमारा क्या घटना घट रहा है, प्लेट भैया, प्लेट, क्योंकि प्लेट हमारा हॉट है, गर्म है। तो जब हमने इस प्लेट को टच किया, स्किन से टच किया, और स्किन में हमारा कौन रिसेप्टर प्रेजेंट है, थिग्मो रिसेप्टर, और उस थिग्मो रिसेप्टर ने इस हॉट प्लेट, ये हमारा हॉट प्लेट गर्म है, इस मैसेज को उन्होंने कैरी किया। किसने? थिग्मो रिसेप्टर ने। और थिग्मो रिसेप्टर से मैसेज हमारा किसके पास गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन के बाद हमारा मैसेज कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन। अब कई बार क्या होता है ना, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास ही चल जाता है केवल, और वहीं से हमारा बैक हो जाता है, और कई बार मैसेज हमारा ब्रेन पे आ जाता है, और वहाँ से मैसेज हमारा दोबारा वापस आता है। अब कौन सा मैसेज ब्रेन के पास जाएगा, कौन सा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल क्या समझो, सेंसरी न्यूरॉन हमारा मैसेज लेके जा रहा है, या तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा या तो ब्रेन के पास जाएगा। वहाँ से क्या डिसीजन लेना है, वो मैसेज कौन लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। और मोटर न्यूरॉन वो मैसेज किसको दे देगा, इफेक्टर को दे देगा। वो भी कहाँ होता है हमारा, मसल से, मसल में यानी कि आर्म में होता है, हमारा जो बाँह है वहीं पे होगा। और यही इफेक्टर हमारा क्या करेगा, उस मैसेज को इंटरप्रेट करके हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, वो ऐसा हमको बता देगा। बात समझ आ रही है। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो एक रास्ता प्रोवाइड हमारा करता है, जो एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, वो हमारा है रिले न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा हाथ जल्दी हट जाता है वहाँ से, यानी कि हम लोग बिना सोचे समझे हाथ हटा लेते हैं। और जब कोई भी ठंडे चीज़ों को टच करते हैं तो क्या जल्दी हाथ हटाते हैं क्या, नहीं हटाते हैं। इसका मतलब कि हमारा ब्रेन उसको समझ रहा है कि ये गर्म नहीं है, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए उतना हानिकारक नहीं है, तो आप कुछ देर वहाँ पे हाथ रख भी दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्रेन का और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का हमारा बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि आखिर कौन सा मैसेज हमारा ब्रेन के पास जाएगा और कौन सा मैसेज हमारा केवल स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखा जाए, देखो, इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज विच रिक्वायर थिंकिंग बोथ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वॉल्व। देखो, वो काम जिसमें ना थिंकिंग इन्वॉल्व हो, मतलब कि जिसको आप सोच समझ के कर रहे हैं, उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग कोई चीज़ याद करते हैं, जैसे हम लोगों को होमवर्क मिलता है स्कूल में, हम लोग इसको याद करते हैं, तो याद करने का मतलब क्या, उसमें हमारा थिंकिंग का इन्वॉल्व होना। तो जब हम लोग कोई वैसा काम करते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो, उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही हैवी टास्क है। लेकिन बट इन सिंपल रिस्पॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग द स्पाइनल कॉर्ड अलोन इज इन्वॉल्व। लेकिन जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिसको बिना सोचे भी किया जा सकता है, उसमें हमारा केवल स्पाइनल कॉर्ड काम कर लेता है। अच्छा एक बार बताइए, यदि हमारा सारा का सारा मैसेज ब्रेन तक जाने लगे तो क्या ब्रेन, ये सिंगल हमारा ब्रेन, इतने अलग अलग प्रकार के मैसेज को वो तुरंत इतना फास्ट इंटरप्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब कि हमारे बॉडी में हर प्रकार का मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाता है। वही मैसेज आता है कि जो कि थोड़ा सा कैसा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, भारी भरकम हो, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, वो ही मैसेज हमारा केवल ब्रेन के पास जाएगा। क्योंकि हार्ड मैसेज को हैंडल करने का कैपेसिटी स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं होता है, वो केवल किसके पास है, ब्रेन के पास है। लेकिन जो छोटा मोटा काम है वो ब्रेन ना स्पाइनल कॉर्ड को कहता है कि भाई ये छोटा मोटा काम तुम संभाल लो, ये मेरे पास मत आने दो। मतलब यहाँ पे ना इसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका स्कूल काम करता है। जैसे आपके स्कूल में ना दो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक प्रिंसिपल और आपका एक डायरेक्टर। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में क्या हुआ ना, दो बच्चे आपस में लड़ाई कर लिए और दोनों एक दूसरे के सर को फोड़ दिया, मान लीजिए ब्लीडिंग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, मतलब कि दोनों लड़के ने बहुत भयंकर लड़ाई किया और दोनों ने एक दूसरे के सर को फोड़ दिया। ठीक है। मतलब कि अपने हेड को उन्होंने ब्लीडिंग कर दिया, खून निकल रहा है बहुत तेज़ी से। ये इतना छोटा मामला है कि इसको ना आपके स्कूल का प्रिंसिपल ही हैंडल कर लेगा। मतलब कि आपके प्रिंसिपल ही हैंडल कर लेगा कि क्या सज़ा बच्चों को देना है, क्या अगला एक्शन लेना है। लेकिन मान लीजिए कि आपके स्कूल को ये नोटिस आया, आपके प्रिंसिपल को ये नोटिस आया कि आपके स्कूल को तोड़ा जाएगा, नगर निगम के द्वारा तोड़ा जाएगा। मतलब कि ये जो आपने स्कूल बनाया है ये गलत जगह पे बनाया है। तो बताओ क्या इस प्रकार के एक्शन को आपका प्रिंसिपल हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर ये मैसेज किसके पास जाएगा? डायरेक्टर के पास, क्योंकि स्कूल का मालिक तो वही है। वही बात यहाँ पे भी है।
तो ब्रेन कहता है स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई जो छोटा मोटा काम आए ना, जिसमें कि थिंकिंग विंकिंग इन्वॉल्व ना हो, वो तुम कर लो अपना, लेकिन जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जो तुम्हारे बस का ना हो, वो हमारे पास भेज दो। अब बस समझ आया। तो बताइए यहाँ पे एग्जांपल जो हमने लिया ये हॉट प्लेट का, इसमें तो हम लोग बहुत तेज़ी से अपना हाथ हटाते हैं, क्या इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है? नहीं। तो बताइए ये काम हमारा, यानी कि ये मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। मतलब कि जिसमें हम लोगों को बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करना पड़ता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना है बिना सोचे समझे, जिसमें कि थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो, वो हमारा काम स्पाइनल कॉर्ड ही कर देगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का? जवाब क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीटली खत्म। अच्छा एक बात और है, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो बेसिकली नर्व से मिलके ही बना होता है। देखो नर्व कहाँ पे है हमारा, ये जो मेन हमारा ब्रेन है, ब्रेन से नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो गर्दन वाला हिस्सा है पीछे वाला, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और स्पाइनल कॉर्ड भी अलग अलग प्रकार के नर्व सेल से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि आखिरकार सारे बॉडी से मैसेज कहाँ पे आना है, या तो स्पाइनल कॉर्ड पे या तो ब्रेन के पास, ठीक है। इसीलिए हर एक नर्व सेल हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड का सारा नर्व सेल किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हम लोग एक, अच्छा यहाँ पे ना रिफ्लेक्स आर्क, एक और डेफिनेशन हमारे पास है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखो, द पाथ फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत सिंपल इसका समझना, आप इसको डायग्राम को देखो, डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम में हमारा जो टच हमने किया हॉट प्लेट को, ये मैसेज लेके जाने का काम कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि वो इस रास्ते से गया, ऐसे वो रास्ते से होते होते गया, मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड के पास चला गया, स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मैसेज लेके कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन मैसेज किसको दे दिया, इफेक्टर को, और इफेक्टर हमारा यहाँ पे रिएक्शन कर दिया, दिखा दिया। तो ये जो रास्ता हमारा पूरा पाथ फॉलो हुआ मैसेज का, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाना और स्पाइनल कॉर्ड से फिर से दोबारा हमारा इंस्ट्रक्शन का इफेक्टर के पास आना, यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क हमारा कुछ नहीं है, बस रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारा इन्फॉर्मेशन का जो रास्ता है, इन्फॉर्मेशन जाना और उधर से इंस्ट्रक्शन को लेके आना कि भाई क्या रिएक्शन करना है क्या नहीं करना है, यही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना रिफ्लेक्स आर्क को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं, नहीं, कुछ नहीं है। जिस रास्ते से हमारा इन्फॉर्मेशन गया और जिस रास्ते से हमारा इंस्ट्रक्शन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से कि आपको हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, इसी रास्ते को हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। हालांकि इसका एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दोबारा लिख दिया है, वही एग्जाम्पल है बस, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वही एग्जाम्पल है जो हमने लिखा है, बस एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखो, टचिंग अ हॉट प्लेट एक्सीडेंटली, आप क्या करो, एक हॉट प्लेट को बहुत ही, मतलब कि बहुत गर्म प्लेट है, आप उसको अचानक टच कर दो, मतलब कि जानबूझ के नहीं, अचानक गलती से टच हो गया। आगे, वेरी क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट वी पुल आवर हैंड अवे, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। आगे फिर देखो, दिस हीट इज सेंस्ड बाय अ हीट रिसेप्टर, यानी कि थर्मो रिसेप्टर इन आवर हैंड। अच्छा, थर्मो रिसेप्टर होता है हाथ में, हम लोग बार बार क्या बोल रहे थे, थिग्मो रिसेप्टर, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थर्मो और थिग्मो थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड था, इसीलिए हमको लगा था कि वो थिग्मो है, लेकिन यहाँ पे थर्मो है, इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हीट को सेंस करने का काम किया वो किसने किया, थर्मो रिसेप्टर ने, जो कि किस में प्रेजेंट था, हैंड में, यानी कि हमारे स्किन में प्रेजेंट था। आगे फिर, द रिसेप्टर ट्रिगर्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ सेंसरी न्यूरॉन विच ट्रांसमिट द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये थर्मो रिसेप्टर से हमारा मैसेज किस में चला गया, सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन के बाद कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा मैसेज क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के रूप में मोटर न्यूरॉन उसको लेके आएगा, इफेक्टर को देगा और हमारा हाथ उसको वहाँ से जल्दी हटा लेगा, ठीक है। ऐसा ही हमारा काम इसमें चलता है। आगे फिर, हियर द इंस्ट्रक्शंस बाय द स्पाइनल कॉर्ड पास ऑन टू अ रिले न्यूरॉन विच इन टर्न पासेज टू अ मोटर न्यूरॉन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले मैसेज किसको देगा, रिले न्यूरॉन को, और रिले न्यूरॉन से हमारा मैसेज किसको पास होगा, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन के बाद हमारा इफेक्टर के पास, और के बाद हम लोग अपना हाथ पीछे हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद द मोटर न्यूरॉन पासेस द इंस्ट्रक्शन टू अ मसल इन आवर आर्म, यानी कि बेसिकली इफेक्टर को दे देगा, और उसके बाद द मसल देन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट प्लेट, और हम लोग अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में काम चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तो रिफ्लेक्स एक्शन का हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है।
उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, ऑर्गन के बारे में। उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि दिमाग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आखिर इस दिमाग में क्या क्या होता है। देखिए, इसमें कहा गया है द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन दोनों मिल के हमारे बॉडी में एक सिस्टम तैयार करता है, उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, इसको ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का सारा काम जो है ना यही करता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड करेगा या तो हमारा ह्यूमन ब्रेन करेगा, क्या वही, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट में CNS भी कहते हैं। तो हमारे अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने में कौन कौन से दो अलग अलग बॉडी पार्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। दो, पहला हमारा स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। इन दोनों को आपस में मिला दो, हमारा बन गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे उसके बाद दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना उसके प्रति रिएक्शन लेता है। ठीक है, आगे द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन तक मैसेज का आना और ब्रेन से मैसेज का दोबारा जाना, इसमें ना हमारा बिल्कुल एक अलग ही नर्वस सिस्टम काम करता है, वो हमारा होता है, उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो, बस सिंपल सा याद रखो कि नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वहाँ पे मैसेज आना और वहाँ से मैसेज हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट पे जाना कि आपको रिएक्शन क्या करना है, इसको काम करने का काम यहाँ पे किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, बस, और इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब इसमें ना ज़्यादा रिसर्च मत करना, नहीं तो फिर इसके बारे में पता चलेगा कि बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना मेंशन भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब लिख तो देते हैं, हम आपको समझा भी देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं तो क्या फिर फायदा है ना। तो अभी फिलहाल आप नहीं, इसका कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछेगा केवल कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, इसका काम केवल ये है कि मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाना और वहां से दोबारा बॉडी पार्ट तक मैसेज को पहुंचाना कि आपको रिएक्शन क्या करना है। ये काम करने का किसका जिम्मेदारी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। बस ये आपसे बस पूछेगा और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है ना उसके अलावा आपसे बाहर से कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आगे उसके बाद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्रैनियल नर्व देखने को मिलेंगे और ये क्रैनियल नर्व कहाँ से शुरू होता है, ब्रेन से शुरू होता है। ठीक है, आगे फिर एंड स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व कहाँ से शुरू होगा, नाम से मालूम चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से राइज होगा। ठीक है, आगे बस इतना आप जान लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। आगे फिर 10 द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो हमारा ब्रेन हो गया, चाहे हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वो वही चीज़ सेंस करेगा, वो वही चीज़ रिएक्शन करने के लिए कहेगा जो वो क्या करेगा, सेंस करेगा। मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास वही मैसेज आएगा, सॉरी उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वही रिएक्शन दिखाएगा जो उसके पास मैसेज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रकार का एक्शन है। वो कौन कौन सा दो अलग अलग प्रकार का एक्शन है, पहला एक्शन हमारा इसमें वॉलेंट्री एक्शन और दूसरा हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो, इसमें ना हालांकि आपको इस पूरे बुक में 3 प्रकार का एक्शन पढ़ने को मिलेगा। पहला रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन और दूसरे बाद इनवॉलेंट्री एक्शन। और उन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा। सबसे पहला हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हो गया जिसमें हम लोगों को बिना सोचे समझे अचानक रिएक्शन करना पड़ता है। उसमें हमारा किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, अब वॉलेंट्री और फिर इनवॉलेंट्री क्या है इसके बारे में देख लो। देखो, दोज एक्शन विच नीड थिंकिंग एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। मतलब कि वो एक्शन जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको थिंकिंग करना पड़ेगा और वो किसके अंडर में हो,
ब्रेन के अंडर में हो उस एक्शन को हम लोग कह देते हैं वॉलेंट्री एक्शन। अच्छा, इसका ना एग्जाम्पल देंगे आपको और अच्छा लगेगा। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शन आर डांसिंग, ईटिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। बताओ आप जो डांस करते हो, आप जो खाते हो या फिर जो आप लिखते हो, क्या इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल इन्वॉल्व है। और इसमें डायरेक्टली हमारा किसका काम है? स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का? ब्रेन का। इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा? वॉलेंट्री एक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इन वॉलेंट्री एक्शन के बारे में भी देख लो क्या होता है। दोज एक्शन विच नीड नॉट थिंकिंग एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन आर कॉल इन वॉलेंट्री एक्शन। यानी कि जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो और जो ब्रेन के अंडर में भी ना आता हो, वो हमारा होगा इनवॉलेंट्री एक्शन। एग्जांपल देख लो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। अच्छा एक बार बताइए आप, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या इसमें थिंकिंग इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ये तो अपने आप होता रहता है। मतलब कि हमारा ब्रेन काम करे ना करे, रेस्पिरेशन तो होता रहेगा, ब्रीदिंग तो होता रहेगा, भोजन अपने अंदर हमारा पचता रहेगा। ये हमारा हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन का। अब इन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा आपको फ़र्क बताते हैं क्या है। इसमें फ़र्क पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में हालांकि हमारे बॉडी में 3 ही प्रकार के एक्शन देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री। इन दोनों में फ़र्क क्या है देखो बताते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली हमारा वो चीज़ देखने को मिलता है जिसमें हम लोग ना मूवमेंट बहुत तेज़ी से करते हैं। मतलब कि जहाँ पे हम लोग रिएक्ट बिना सोचे समझे बहुत ही तेज़ी से कर लेते हैं, और उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री में क्या होगा? वॉलेंट्री में हम लोग ना बिल्कुल थिंकिंग करके भी एक्शन लेते हैं, मतलब सोच विचार के लेते हैं, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? ब्रेन का होगा। तो ये हो गया हमारा वॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? जिसमें हमको सोचना नहीं है, लेकिन सोचना नहीं है इसका मतलब क्या इसमें भी एक्शन हमारा बहुत फास्ट होता है? नहीं, देखो समझो, मतलब कि इनवॉलेंट्री ना कई बार आपको क्या लगेगा, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन सेम लगेगा आपको। नहीं, दोनों सेम नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में आप क्या करते हो? बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हो, लेकिन इनवॉलेंट्री में आप तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते हो। इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, क्या आप सांस बहुत तेज़ी से लेते हो क्या? नहीं, थोड़ा सा तो समय लगता ही है। मतलब कि जितना तेज़ी से आप गर्म प्लेट से हाथ हटाते हो, क्या उतना ही तेज़ी में आप सांस लेते हो छोड़ते हो? नहीं, इसमें समय लगता है। तो ये हो गया हमारा तीनों में थोड़ा सा फ़र्क। कोई डाउट अब इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा इनवॉलेंट्री भी हो गया। अब देखो, हाँ, द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स। अब हमारे पास ना जो ब्रेन है उसके पास 3 मेजर रीजन है। आप उसको रीजन भी कह सकते हो या फिर 3 ब्रेन का पार्ट भी कह सकते हैं। वो कौन कौन सा 3 पार्ट है? पहला हमारा फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन और तीसरा हमारा हिंड ब्रेन। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरिब्रम, यानी कि फोर ब्रेन में केवल और केवल आपको सेरिब्रम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी सेरिब्रम क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग अपने आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आखिर कौन से बॉडी पार्ट में कितना डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब कि सबसे पहला पार्ट जो हमारा ब्रेन का वो क्या है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में क्या पाया जाएगा आपको? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का क्या फंक्शन है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन। मिड ब्रेन में आपको कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मिड ब्रेन हमारा अकेला है। आगे द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन, लेकिन हिंड ब्रेन में 3 डिवीजन है। कौन कौन सा? पहला हमारा इसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है, ये तीनों हमको रीजन अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है किसमें? ह्यूमन ब्रेन में। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखो फोर ब्रेन का मतलब होता है हमारे माथे का सबसे आगे वाला हिस्सा। सबसे आगे वाला हिस्सा हमारा फोर ब्रेन कहलाता है। डायग्राम आप अपने बुक के सामने रखिए, बुक अपने सामने रखेंगे आपको पता चलेगा कि ये है क्या। देखो, द सेरिब्रम of four brain is the main thinking part of the brain such as learning, reasoning, intelligence, personality and memory। मतलब कि हमारा जो फोर ब्रेन का सबसे पहला वाला हिस्सा है सेरिब्रम, ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। मतलब कि जितना भी हम लोग सोचने विचारने का काम करते हैं वो हमारा कौन करता है? फोर ब्रेन का सेरिब्रम करता है। आगे बढ़े फिर, कोई दिक्कत इसमें? चलो, याद करना हो, कोई चीज़ आपको सॉल्व करना हो, मैथ वैथ कुछ भी हो जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। उसी प्रकार से हम लोग क्या सोचेंगे,
क्या हम लोग फील करेंगे, क्या एक्शन होगा, क्या हमारा मूवमेंट होगा, ये सब का सब हमारा सेरिब्रम ही डिसाइड करता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल दी वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि हमारे ब्रेन में वो कौन सा हिस्सा है जो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, तो वो हमारा कौन होगा? सेरिब्रम। अब जैसे आपके सामने वर्ड आ गया वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ है? जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो। वॉलेंट्री का मतलब ये होगा ना जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, और थिंकिंग जिसमें इन्वॉल्व हो वो हमारा कंट्रोल करने का काम किसका है? सेरिब्रम का है। ठीक है, तो जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है वो हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से ऑल्सो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, हंगर, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। और इसी प्रकार से हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन में भी कौन सा हिस्सा? फोर ब्रेन। ठीक है, और इसमें भी हमारा ना अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। किसके लिए? हियरिंग, सुनने के लिए, हंगर यानी कि भूख जब लगता है, स्मेल करने के लिए, देखने के लिए, इसका हमारा अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। मतलब कि आपको भूख कब लगेगा वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या सुनेंगे वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या स्मेल कर रहे हैं वहीं से डिसाइड होगा, आप क्या देख पा रहे हैं वहीं से हमारा कंट्रोल होता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सेरिब्रम जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि ये काम ना करें ना तो हम लोग कोई चीज़ मतलब कि हम लोग कोई चीज़ थिंक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, जैसे हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि आदमी ना अपना याददाश्त खो देता है। इसका मतलब है कि उसमें जो सेरिब्रम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो पुरानी चीज़ों को याद ही नहीं कर पा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आदमी कोमा में चला गया। कोमा में जाने का मतलब है कि उसका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है, उसका जो थिंकिंग पार्ट है मेन ब्रेन का वो काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बात किसके बारे में? फोर ब्रेन के बारे में। और फोर ब्रेन में केवल क्या पाया जाएगा? सेरिब्रम। उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब हमारे ब्रेन का सबसे मिड वाला हिस्सा, एकदम बिल्कुल बीचों बीच वाला। ये क्या करता है? देखो, द मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड साइज ऑफ द आई लेंस। मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या? जिसमें हम लोग बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या दिया था आपको रिफ्लेक्स एक्शन का? हॉट प्लेट वाला। मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें आपको सोचना विचारना नहीं है, जहाँ पे बस आपको तुरंत एक्शन ले लेना है, वो कंट्रोल करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का है। मतलब कि आपको जैसे आपके आँख के ना आगे तुरंत यदि बहुत ज़ोर से लाइट चमक जाए, आप क्या कर देते हो? आँख को ब्लिंक करते हो, आँख को बंद करते हो। ये कंट्रोल किसने किया? हमारा मिड ब्रेन ने किया। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे बॉडी में वो सब का सब हमारा मिड ब्रेन करता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया चेंजेज इन प्यूपिल। प्यूपिल का साइज हमारा जो हमारा आँख में जो डार्क वाला रीजन है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। अच्छा देखो, कई बार आपने गौर किया होगा, हालांकि आपने गौर नहीं किया तो आप इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अंधेरे में कोई चीज़ को देखते हैं ना तो हमारे आँख का जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है, ताकि अंधेरे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एंटर कर सके, कैप्चर कर सके और चीज़ों को देख सके। इसीलिए अंधेरे में हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और उजाले में हमारे प्यूपिल का साइज घट जाता है। ये अपने आप होता है, यानी कि ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का, रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसमें हमारा बहुत तेज़ी से काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन करेगा। उसी प्रकार से हमारे आई का जो लेंस है वो भी अपने थिकनेस को हर बार घटाता बढ़ाता रहता है, ये भी हमारा मिड ब्रेन ही करेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें एक लास्ट बच रहा है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में हमारा 3 हिस्सा होता है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम, उसमें जो भी गड़बड़ी होगा ठीक करने का काम ये कौन करता है? हमारा पॉन्स करता है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ जितना भी मामला होगा वो पॉन्स हैंडल कर लेगा। अब सेरिबेलम क्या करता है? देखो, सेरिबेलम ऑफ द हिंड ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जिसका पोस्चर बढ़ाना है, घटाना है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, आपका देखने में लुक कैसा होगा, यानी कि पूरा का पूरा आपके बॉडी का जो पोस्चर है इसको डिटरमाइन करने का काम हमारा सेरिबेलम का है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल एटसेट्रा। साथ ही साथ हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में काम करते हैं, जैसे वॉकिंग, कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, ये हो गया हमारा। कैसे डांस करना है, कैसे साइकिल चलाना है, पेंसिल को कैसे पिक करना है, ये सब का सब हमारा काम कौन देखता है?
सेरिबेलम देखता है। ठीक है, देखो कई बार ना बच्चों को सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन होता है, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ है। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, और दोनों का फंक्शन भी अपना अलग अलग है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मेड्यूला ऑफ हिंड ब्रेन कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, जब हम लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ा रहे थे उसमें ना हमारा जो फूड पाइप है उसमें एक मूवमेंट होता है, उसको हमने क्या कहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो वो मूवमेंट हो गया हमारा। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब कोई चीज़ जो हम लोग अपना घोटते हैं नीचे, तो वो हो गया। फिर से कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ये सब का सब हमारा जो है ना इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, ये अपने आप होता है हमारा। ठीक है, तो जो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि हमारे ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन को करने का काम किसका है, तो हमारा किसका है? सबसे पहला तो आप क्या बोलोगे, हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन के अंदर में भी कौन, मेड्यूला। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सवाल आपसे दो तरीके से पूछेगा कि हमारे ब्रेन में, पहले तो ये पूछेगा कि हमारे ब्रेन में वॉलेंट्री एक्शन करने का काम कौन करता है, वॉलेंट्री हम बोल रहे हैं, तो कौन करेगा, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी कौन सा हिस्सा, सेरिब्रम। ठीक है, और अब इस सवाल को थोड़ा सा पलट देगा, कहेगा कि हमारे ब्रेन में इनवॉलेंट्री एक्शन करने का काम किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए पहला तो क्या, हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में भी अंदर कौन, मेड्यूला। तो ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया ह्यूमन ब्रेन के बारे में। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक हमारा छोटा सा बचता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, इसी का है, ह्यूमन ब्रेन का ही है। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, बेसिकली यहाँ पे टिश्यू किसको कहा जा रहा है, ब्रेन को कहा जा रहा है। हालांकि ब्रेन हमारा ऑर्गेन है, लेकिन ऑर्गेन है ऑर्गेन है तो बना किससे होगा, टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेन जो हमारा ये ब्रेन है, इसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, है ना, इसको प्रोटेक्ट हम लोग कैसे करते हैं जरा देखा जाए। ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन, देखो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, ब्रेन हमारा क्या एक डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब ये बहुत नाजुक है, इतना नाजुक है कि इसके ऊपर ना हमारा ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड सॉलिड टाइप का, इसके ऊपर ना एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉक्स बना दिया गया है, उस बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन है। मतलब कि हमारे बॉडी में ना कुछ भी टूट फट जाए चलेगा, कहीं पे भी कोई डैमेज आ जाए चलेगा, आदमी बच जाएगा, लेकिन ब्रेन में यदि कोई डैमेज आ गया ना आदमी मर जाएगा, बचने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन हमारा यहीं से कंट्रोल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, हमारे बॉडी का सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, ब्रेन है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब हो गया कि सारा का सारा फंक्शन हमारा कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन से होता है। ठीक है, हालांकि कुछ फंक्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है, लेकिन जो मेजर काम है हमारा वो कहाँ से होगा, ब्रेन से होगा। आगे फिर ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन हमारा कहाँ पे होता है, स्कल के अंदर। अब स्कल हमारा यहाँ पे देख लो आप डायग्राम में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो अपने डायग्राम में, एकदम एक बॉक्स के जैसा ही हमारा कहलाता है स्कल, और स्कल को हम लोग क्रेनियम भी कह देते हैं। तो आप क्रेनियम बोलो या फिर स्कल बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, इसके अंदर, और ये जो आप देख रहे हो स्कल, ये बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब कि बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि आपको यदि कोई मार भी देता है ना तो आपको ये हैंडल कर लेता है, आपके ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ता है, बहुत ठोस होता है वो। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम, यानी कि ये जो हमारा है ना बेसिकली ये एक बॉक्स है, बोनी बॉक्स, इसका हम लोग नाम दे देते हैं बोनी बॉक्स, मतलब कि एक प्रकार का ये बॉक्स है, लेकिन बॉक्स किससे मिलके बना हुआ है, बोन से मिलके बना हुआ है ना, इसीलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं बोनी बॉक्स। तो बॉक्स है, उसके अंदर हमारा ये पूरा का पूरा एकदम इतना नाजुक सा ब्रेन एकदम इकट्ठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और किसके अंदर है हमारा ये, बेसिकली क्रेनियम के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। अच्छा आप ध्यान से देखो, ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर आप देखोगे कि 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा, धागा टाइप, जो कि पूरा का पूरा घिरा हुआ है। वो धागा नहीं है, वो बेसिकली मेम्ब्रेन है, मतलब कि एक परत है, लेयर है, जो कि हमको हमारे ब्रेन को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे ना इन तीनों मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है मालूम है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भरा हुआ होता है, और वो लिक्विड क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग को कभी कभी क्या होता है ना, बचपन में कोई भी, अभी भी बड़े में कोई हम लोगों का दोस्त मिलता है और जान के ब्रेन पे मार देता है ना,
और जब यहाँ पे मारा जा रहा है तो हमारे ब्रेन में क्या प्रोड्यूस हुआ, शॉक प्रोड्यूस हुआ। उस शॉक को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, वही मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा हुआ है वही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही एक लास्ट में पॉइंट हमारा लिखा होगा, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड से भरा हुआ होता है, मतलब कि लिक्विड से भरा हुआ होता है, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक्स का मतलब हो गया कि कोई आपको गलती से ब्रेन पे मार दिया तो पहले तो प्रोटेक्ट कौन करेगा, क्रेनियम करेगा पहले प्रोटेक्ट। और यदि चोट यानी कि यदि हमारा शॉक क्रेनियम से होके मेम्ब्रेन तक चला गया तो मेम्ब्रेन में हमारा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। उस फ्लूइड का काम यह है कि आपके पूरे के पूरे शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इतना बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा कि आपके ब्रेन तक वो शॉक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब जब ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या आपको कोई डैमेज देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का तरीका हो गया। उसके बाद है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, यानी कि नर्वस टिश्यू किस प्रकार से एक्शन लेता है। अब देखो नर्वस टिश्यू हमारा कैसे एक्शन लेता है तो हम लोग जान चुके हैं। हमको मालूम है कि भाई हर एक प्रकार के सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर पहले उसको अचीव करता है इन्फॉर्मेशन को, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, फिर वहाँ से हमारा मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन को लेके आता है। यही चीज़ तो हमारा काम करता है। बस वही चीज़ यहाँ पे 2 लाइन में लिखा हुआ होगा, देख लो। When the action or movement is to be performed, muscle cells will do the final job। देखो जब भी हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं, फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका देखने को मिलता है आपको, मसल सेल का। मसल सेल का, क्योंकि यदि हम लोग इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ टच करेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे, तो सबसे पहला हमारा रोल किसका है, मसल का ही है। भाई मसल के बाद ही हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगा ना ब्रेन के पास, लेकिन ब्रेन में पहुंचने से पहले काम किसका है, मसल का है। तो मसल हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा काम करता है, मसल सेल। ठीक है, आगे मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट्स इन दिस सेल इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब कि मसल के पास अपना ना अलग प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो घटना घट रहा होता है उसके प्रति अपने आप को अरेंज कर लेता है। जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हम हाथ को हटा लिए। हम लोग ठंडे चीज़ को टच करते हैं, हाथ को नहीं हटाते हैं, आराम से वहाँ पे रखे रह सकते हैं। मतलब ये हो गया कि हमारा मसल सेल्स इतना कैपेबल है कि उसको क्या करना है उसको मालूम है। और हाँ, उसके काम करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, ब्रेन का है। बिना ब्रेन का मसल कुछ नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।